Hello friends, today we are going to discuss some agricultural views. एग्रीकल्चरल सेक्शन की बात करेंगे तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था से। ठीक है। तो होता क्या है कि फार्मर जो भी होगा वो अपना प्रोडक्ट यानी कि प्रोड्यूस करने के बाद उत्पादित करने के बाद वो उसको बेचना चाहे उस बेचेगा। ठीक है। तो बेचने के लिए जो माध्यम होगा वो क्या होगा, एग्रीकल्चरल मार्केट्स होंगी। ठीक है। तो एग्रीकल्चरल मार्केट का जो फंक्शन होता है वो कंसोलिडेशन यानी एकीकरण, उन उत्पादों का एकीकरण करेगा, उनकी पैकेजिंग करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, वितरण करेगा। ठीक है। तो एग्रीकल्चरल जो मार्केट्स होती हैं वो हमारे यहाँ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम, सहकारी विपणन व्यवस्था है। ठीक है। सहकारी का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स एक साथ आएंगे और अपने प्रोड्यूस को बेचेंगे। ठीक है। एक समूह होगा, कोऑपरेटिव, एक सहकार की भावना के साथ सभी कृषक एक कोऑपरेटिव मार्केट बनाएंगे और वहाँ पे अपना प्रोडक्ट को सेल करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो इसका डिवीज़न है वो कुछ इस तरह से है कि नाफेड है सबसे, जो नेशनल लेवल पे जो फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट है वो कोऑपरेटिव मार्केट है, वो नाफेड है। ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ये नेशनल लेवल पे कोऑपरेटिव मार्केट है। ठीक है। देन आता है स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव मार्केट राज्य स्तर पर होता है, और इसके बाद फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव मार्केट जो जिला स्तर पे होता है। ठीक है। जिला स्तर पे कोऑपरेटिव मार्केट जो वर्क करती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं तो प्राइमरी, फिर फर्दर डिवीजन प्राइमरी मार्केट्स होता है विलेज लेवल पे, या छोटी छोटी समितियों के माध्यम से विपणन का कार्य किया जाता है। आपने देखा होगा गांवों में बाजार वगैरह लगती है तो वो प्राइमरी मार्केट्स ही होती हैं। ठीक है। फिर ट्राइफेड की बात करते हैं तो ट्राइबल्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, तो जनजातीय समूहों का हैरेसमेंट रोकने के लिए, ताकि मतलब उनके उत्पादों का सही लागत, सही कॉस्ट मिल सके उनको, इसके लिए 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जनजातीय समूहों का के जो प्रोडक्ट हैं उनको सही मार्केट तक पहुंचाया जा सके, ताकि उन्हें सही कॉस्ट मिल सके। फिर बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो राष्ट्रीय संस्थान है मार्केटिंग का, विपणन का, वो जयपुर में स्थित है। फिर एगमार्क एक्ट की बात करते हैं, 1937 में आया था एगमार्क एक्ट। एगमार्क एक्ट का मतलब होता है कि एक पैरामीटर सेट कर दिया जाता है, मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कर दिया गया। ठीक है। तो उसको एजी मार्क बोलते हैं, एग मार्क यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ये। ठीक है। तो उसकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को दिखाने के लिए अगर एजी मार्क यानी एग मार्क एक्ट लाया गया 1937 में, ताकि वो कुछ स्टैंडर्ड डेवलप कर सके उन प्रोड्यूस को, उसकी रिलायबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। फिर बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्राइस एंड पॉलिसीज़, जो कृषि ये आपके मूल्य और पॉलिसीज़ होती हैं, उसको, उसका निर्धारण और क्या क्या होता है उसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। मिनिमम सपोर्ट प्राइस CACP द्वारा वो किया जाता है। CACP इसका निर्धारण करती है। 1965 में CACP का गठन हुआ था। CACP का मतलब होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग। एक कमीशन बनाया गया एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग के लिए। ठीक है। अब CACP 1965 में बना, बेसिकली बना 1965 में था, लेकिन इसका नाम चेंज हुआ, CACP किया गया 1980s में, 82 के अराउंड। ये कुल 24 फसलों के लिए 24 फसलों पे अपना निर्धारण करता है MSP का, 24 फसलों के लिए। और साल में 2 बार, 2 एग्रीकल्चरल साइकिल्स होते हैं, 2 एग्रीकल्चरल सीजन्स होते हैं बेसिकली। तो हम उन्हीं के लिए, मतलब खरीफ से स्टार्ट होता है, और खरीफ और रबी दोनों के लिए। तो एग्रीकल्चरल ईयर भी हमें पता है कि 1 जुलाई से स्टार्ट होता है खरीफ सीजन से। ठीक है। फिर परचेजिंग प्राइस क्या होता है? परचेजिंग प्राइस वो प्राइस होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली गवर्नमेंट फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए कि भैया आप प्रोड्यूस करो, आपका नहीं बिकेगा तो मैं लूँगा। ठीक है। तो ये एक मिनिमम प्राइस निर्धारित कर दिया जाता है कि इससे नीचे आपका प्रोडक्ट नहीं जाएगा, अगर इससे नीचे गया तो हम खरीदेंगे आपसे इस रेट पे। ठीक है। वो रेट का निर्धारण ही MSP होता है। ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फिर बात करते हैं परचेजिंग प्राइस की। आपको पता है हमारे यहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत बड़ा है। ठीक है। अंत्योदय योजना जैसी योजनाएं चल रही हैं, तो ये एक गवर्नमेंट का स्टेप है कि परचेजिंग प्राइस का मतलब होता है कि वो किसानों से उस रेट पे
उनके मार्केटिंग प्रोड्यूस को खरीदती है, और ताकि कि उसको पीडीएस के माध्यम से लोगों में वितरित किया जा सके, क्योंकि सबकी इकोनॉमिक कंडीशन तो एक जैसी है नहीं। तो उनके लिए गवर्नमेंट जो खरीदती है जिस लागत पे, उसको परचेजिंग प्राइस कहा जाता है। ठीक है, फिर वो पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से लोगों को फिर से वितरित कर देती है, जो कार्ड धारक या जो भी पैरामीटर फुलफिल कर रहे होते हैं पॉवर्टी का या इकोनॉमिकली वीक का, तो वो इशू प्राइस बोलते हैं। जो छोटी छोटी डिपोट्स होती हैं या गाँवों में कोटा बोलते हैं, तो उसके माध्यम से जो जो भी वितरण किया जाता है वो इशू प्राइस बोला जाता है उसको। ठीक है, फिर बात करते हैं गन्ना नियंत्रक संशोधन आदेश 2009 की। तो गन्ने के लिए देखिए, एमएसपी 24 फसलों के लिए था, उसमें गन्ना नहीं है। गन्ने के लिए अलग से गन्ना नियंत्रक संशोधन आदेश 2009 आया। उसमें एफआरपी मतलब फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, इसके माध्यम से गन्ने का जो लागत है वो तय की जाती है। ठीक है, अब दो चीज़ें होती हैं, एक एफआरपी होती है और एक एसएपी होती है, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। मतलब जो राज्य एक एडवाइस करता है प्राइस, वो होता है, तो उसमें जो भी ज़्यादा होता है उसी रेट पे गन्ने का प्राइस तय किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट की, यानी कि कृषि साख की, कि किस किन प्रकारों से कृषि में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर आपको पता है कि सबसे बड़ा सेक्टर है और सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है, तो उसमें क्या किया है कि हमारे यहाँ बेसिकली सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब बस केवल अपना पेट भरने के लिए फार्मिंग होती है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल बेसिस पे नहीं होती है, तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। तो प्रायोरिटी सेक्टर का लाभ ये होता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक होंगे या किसी भी सार्वजनिक कोई भी बैंक होगा, तो वो 40% क्रेडिट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो 3 तरह के क्रेडिट सिस्टम है। ठीक है, एक है अल्प अवधि शॉर्ट टर्म, यानी कि 15 महीने से कम। एक है मध्य अवधि मीडियम टर्म 15 महीने से 5 वर्ष तक। और एक है लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबे ऋण जो होते हैं वो 5 वर्ष से अधिक के लिए होते हैं। ठीक है, तो कृषि ऋण का जो प्रवाह है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन देता है, तो उसमें सहकारी बैंक सबसे ज़्यादा देता है, कोऑपरेटिव्स। फिर आते हैं आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उसके बाद आते हैं कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, फिर बात करते हैं केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड की। ये योजना 1998 से 1999 फाइनेंशियल ईयर में आई ये योजना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सर्वाधिक फिर इसके माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और सर्वाधिक कार्ड वितरण जो है वो करता है वाणिज्यिक बैंक। पहले नंबर पे वाणिज्यिक बैंक, केसीसी कार्ड वितरण, फिर सहकारी बैंक, और उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, फिर इसी में फिर एक और स्कीम आई, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यानी ब्याज सहायता स्कीम। इसमें क्या होता है कि 3 लाख तक का लोन एक साल के लिए दिया जाता है एट द रेट ऑफ 7%। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो लोग समय से अदायगी कर देते हैं उनको गवर्नमेंट 3% का अतिरिक्त सहायता भी देती है, यानी कि आपका टोटल 4% का ही आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं एसएचजीज की, सेल्फ हेल्प ग्रुप 1992 में स्टार्ट हुआ। तो इसका मेन मकसद यही था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए, छोटे छोटे समूहों को वितरण किया जाए पैसा, है ना, इनके माध्यम से। तो एसएचजीज का वो हुआ। सहकारी बैंक 3 लेवल पे काम करते हैं, राज्य, केंद्र और ग्राम। ठीक है, तो राज्य स्तर पे राज्य बैंक, केंद्रीय जो होते हैं वो जिला स्तर पे होते हैं, सेंट्रल बोलते हैं इसको, सेंट्रल बैंक्स। और फिर आता है ग्राम स्तर पे। ठीक है, वो छोटी छोटी समितियों के माध्यम से करते हैं, और प्राथमिक ऋण समितियां भी बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबीएस की। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, और गोवा और सिक्किम ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं काम करता है। 1987 में विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी नए आरआरबीज नहीं खोले जाएंगे अब। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नाबार्ड की। नाबार्ड इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ, देखिए नाबार्ड सबसे बड़ी संस्था है जो कि कृषि के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ऋण उपलब्ध कराती है, तो डायरेक्ट
तो ऋण देगी नहीं पब्लिक को। ये क्या करती है कि ये छोटी छोटी संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराती है, मतलब आरआरबीज के माध्यम से, कोऑपरेटिव्स के माध्यम से, कमर्शियल बैंक्स के माध्यम से ये आपको ऋण उपलब्ध कराती है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी शिवरमन कमेटी के माध्यम से, शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, फिर बात करते हैं आरआईडीएफ की। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 1995 में इस्टेब्लिश किया गया। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से इसमें गांवों में पुल बनना या किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो होता है वो इसी फंड के बेसिस पे होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक की, भूमि विकास बैंक की। ये सबसे पहले मद्रास में 1929 में खोला गया और इसमें लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है, ठीक है, ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड की जो वैल्यू होती है उसका 50% तक का लोन इसमें दिया जाता है और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो मेजर जो एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो आपको पता है। देखिए, सबसे एक होता है कि एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल, तो उसमें भी डिवीज़न होते हैं फर्दर। ठीक है, तो मेजर की अगर बात करें, मेजर जो उसको चाहिए, मतलब एसेंशियल्स में जो उसको चाहिए ही चाहिए, वो होता है एनपीके। ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ठीक है, फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, वो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो उसमें होता है आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम। ठीक है, अब इन सब की उपयोगिता क्या है, मतलब कौन सा किस, देखिए ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत आते हैं क्वेश्चन, तो इसको ठीक से देख लीजिएगा। फिर आता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नाइट्रोजन। ठीक है, फॉस्फोरस जो है वो शीघ्र फल पकाने के लिए फॉस्फोरस का उपयोग होता है। पोटेशियम उच्च गुणवत्ता मेंटेन रखने के लिए प्लांट्स की। कैल्शियम कोशिकाओं की संरचना और विभाजन के लिए, ठीक है, सेल्स के फॉर्मेशन और उसका डिवीजन के लिए। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व होता है। Fe जो होता है, मतलब आयरन की बात करें तो वो श्वसन और एवं क्लोरोफिल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। मोलिब्डेनम की बात करें तो दलहनी फसल जो होती हैं, पल्सेस जो होती हैं, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।